नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब नए साल की शुरुआत में आपको अपने निवेश की शुरुआत करके कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, आप में से कई लोगों का ये लक्ष्य होगा। अब साल 2020 से तो कई सबक हमने ले लिए, लेकिन उसके बाद अब नई शुरुआत आपको कैसे करनी है। अब मुनाफा कमाने के साथ साथ टैक्स भी बचाना जरूरी है। ये भी समझेंगे कि आखिरकार कैसे मुनाफे के साथ आप टैक्स बचत भी कर सकते हैं। तमाम बारीकियां समझाने के लिए हमारे साथ आज हैं हेमंत रुस्तगी, वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू स्वाति। आज शो में क्या खास हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे निवेशकों के लिए कैसा रहा साल 2020, एक रिकैप लेंगे। निवेश के साथ ही कैसे करें टैक्स बचत। 2021 म्यूचुअल फंड निवेश से कैसे बनाएं आप मुनाफा। साथ ही 2021 के लिए हम आज के एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी के बेस्ट फंड्स जानेंगे। हेमंत जी, चलिए, जो बीत गई सो बात गई। 2020 तो निकला, लेकिन कई सबक देकर निकला। मेन हाईलाइट समझे तो निवेशकों के लिए क्या रही? देखिए स्वाति, मैं कहूँगा कि 2020 का जहां तक सवाल है, ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही स्ट्रेंज साल रहा इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर मैं उसको आसान शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि ये 2020 ने इन्वेस्टर्स की पेशेंस, परसिवरेंस, यानी जितनी भी जो सब्र का पूरा इम्तिहान लिया। क्योंकि इसी साल में हमने देखा कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, और इसी साल में हमने देखा कि साल खत्म होते होते हमने देखा कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे गया। अब ये चैलेंजिंग साल इन्वेस्टर्स के लिए किस लिए है? देखिए, जब इस तरह का आप मूवमेंट देखते हैं मार्केट के अंदर, और जब सडनली आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या ये रैली रियल है, क्या ये रैली चलेगी, क्या इस रैली में हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो बहुत सारी चैलेंजेस और दुविधाएं जो है वो आती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 2020 में पेंडेमिक के बाद हमने देखा कि ग्लोबल लिक्विडिटी आई। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी इकोनॉमी जब खुली तो अच्छी इकोनॉमी में ग्रोथ आई। हमने देखा अभी कि जीएसटी के जो नंबर्स हैं वो बेस्ट एवर नंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो वीक है, और आगे भी लगता है अगले इस साल भी पूरा वीक रहेगा। तो ऐसे समय में इमर्जिंग मार्केट में काफी पैसा आता है। तो कुछ कारण है कि मार्केट ऊपर गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सडनली पूरा जो है मार्केट का मूड बदल गया। तो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि बहुत ही चैलेंजिंग साल था। ऐसे में जिन इन्वेस्टर्स ने अपना डिसिप्लिन रखा, अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन किया, वो अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने अच्छी बढ़त देखी। हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों जो है 15% बढ़े। जिन लोगों ने घबराहट हुई या जो बहुत क्लियर नहीं थे स्ट्रेटेजी के बारे में, वहां पे डेफिनेटली हमने देखा कि हम पिछले 5 महीने से देख रहे हैं कि लोग अपना इन्वेस्टर जो है पैसा निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने 5 महीने पैसा निकाला, अगर वो मुड़ के देखें तो उनको कहीं ना कहीं अफसोस होगा। तो मेरा ये मानना है कि चैलेंजिंग साल था। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो भी हमने यहाँ पे सबक सीखे, उसका फायदा हमें 2021 में होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो एक चीज मान के चलिए कि 2021 में एक रिजॉल्व लीजिए एज एन इन्वेस्टर कि हम इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी में फेथ रखेंगे। हाँ, ये बात सही है, ये वॉलेटाइल है, ये बात सही है, इसमें चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर मैं स्वाति यहाँ पे आपके साथ शेयर करूं पिछले 30 साल का डेटा, तो 30 साल में सिर्फ 8 साल ऐसे हैं जहाँ पे इक्विटी मार्केट में हमने नेगेटिव रिटर्न देखे हैं, और 6 साल ऐसे हैं, कैलेंडर ईयर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने देखा कि 50% के ऊपर रिटर्न है, और 5 साल ऐसे हैं जहाँ पे 30% के ऊपर रिटर्न है, और 4 साल ऐसे हैं जहाँ पे 20% के ऊपर रिटर्न है, और 3 साल ऐसे हैं जहाँ 15% के ऊपर रिटर्न है, और बाकी जो रिटर्न जो ये साल है वो भी पॉजिटिव रिटर्न है। और उसके सामने अगर मैं ट्रेडिशनल ऑप्शंस को देखूं तो 1990 से लेकर 2000 तक ईपीएफ का जो इंटरेस्ट था 12% था, आज वो घट के 7.10 हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इक्विटी की महत्ता हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स 2021 में जब इक्विटी में इन्वेस्ट करें, उसमें फेथ रखें, उसमें कॉन्फिडेंस रखें, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए। आई थिंक आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो कहीं बेहतर हो सकता है। वाकई आपने बहुत अच्छे से एक रिकैप किया 2000, न सिर्फ 2020 का बल्कि उसके पहले के कई सालों का, हेमंत जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल कर आई कि अनुशासन, एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये कुछ ऐसे निवेश के बहुत बेसिक पर जरूरी रूल्स हैं जो हर किसी को समझ में आए। अब जब कोई निवेश की शुरुआत करता है या फिर निवेश कर रहे हैं, उनका एक टारगेट रहता है, ना सिर्फ वो अपने लक्ष्य को हासिल करें पर एक टैक्स एफिशिएंट वो निवेश भी करें। अब निवेश के साथ अगर टैक्स बचत का ये लक्ष्य हासिल करना है
तो किन खास बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि हम साल की शुरुआत में हैं, कई लोग अब टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना शुरू करेंगे और उसके बाद ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव भी करेंगे जहां पर उनका टैक्स भी बचे और मुनाफा भी कमाएं। तो शुरुआत अभी से करना बहुत जरूरी। बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 महीने से कम समय बचा है अभी। तो जिन जिन टैक्स पेयर्स ने, जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक टैक्स के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है, उनको इस समय पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि हमने बहुत सालों से देखा है कि इन्वेस्टर्स जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है उसको शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना बाकी इन्वेस्टमेंट को देते हैं। और हमने इसलिए देखा है कि साल के आखिर में आके 2-3 महीने में किसी भी तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको चैलेंज आता है कि ये इतना लमसम पैसा कहाँ से लेके आए। हमने देखा है कि हर साल एक नई पॉलिसी खरीद ली या कुछ नहीं किया तो पीपीएफ में डाल दिया, या जो भी स्मॉल सेविंग्स में डाल दिया, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास है आपने और पैसा डाल दिया। मेरा ये मानना है कि अगर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को अगर आप थोड़ा सा प्लान करें, सही ऑप्शन को देखें, तो ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो देखिए प्लानिंग का जहां तक सवाल है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 3 महीने के बाद, तो एक कमिट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स अपने आप से कि हम अगले साल में, साल के शुरुआत में प्लानिंग करेंगे, देखेंगे कितना टैक्स बचाना है, किस तरीके से बचाना और किस तरह की ऑप्शन लेनी है। इस साल मैं चाहूंगा एटलीस्ट अभी जो 3 महीने बचे हैं उसमें इन्वेस्टर्स एक काम करें, स्पेशली वो जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मैं ये चाहूंगा कि जैसे मैंने इक्विटी की इंपॉर्टेंस की बात की, तो इस साल इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है म्यूचुअल फंड की, उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करें टैक्स सेविंग के लिए। ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स है जैसे ईपीएफ हो गए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, या फिर आपकी जो ऑलरेडी कमिटमेंट है लाइफ इंश्योरेंस की, वो सब देखने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड की है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरुआत कीजिए इस साल से। देखिए ईएलएसएस का फायदा क्या है, एक तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल है, जो बाकी जो ऑप्शन है एटीसी में उसके मुकाबले में कम है। दूसरा, ये इक्विटी फंड है, जैसा नाम से पता चलता है 80% पैसा एटलीस्ट इक्विटी में जाता है। यहाँ पे जब आप 3 साल के लॉक इन के साथ इन्वेस्ट करते हो, अगर आप मान लीजिए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी शुरुआत के लिए काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। आपको समझ में आएगा कि इक्विटी कैसे बिहेव करती है, किस तरह के से इसका पोटेंशियल है। और ये तो हमने देखा ही है कि इक्विटी एज एन ऑप्शन जो है, एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास जो है, जो रिटर्न है वो काफी अच्छा मिलता है। तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट ये साल में जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक एलएसएस पे इन्वेस्ट नहीं किया वो करें। अगले साल से एक कमिट करें कि हम उसको प्लान करेंगे, और अगर आप जैसे प्लान करेंगे इसको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अगर इसको अलाइन करेंगे तो देखेंगे कि ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। हेमंत जी एक बात बताइए, क्योंकि ये यूजुअली जो एक टेंडेंसी रहती है किसी निवेशक की, जैसा आपने कहा था कि आनन फानन में लास्ट मिनट पे टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट करना, क्या ईएलएसएस भी एक ऐसा ऑप्शन कई बार बन जाता है कि आनन फानन में, क्योंकि कहीं पर पैसा लगाना है तो जो निवेशक है वो ईएलएसएस में पैसा डाल देते हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि पीपीएफ में एक डिसिप्लिन वे में आपको डेफिनेटली उसमें भी करने की जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट, और उसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो लॉक इन पीरियड बहुत बड़ा है। तो जो ईएलएसएस की पॉपुलैरिटी है वो किन वजहों से है? क्या ये सिर्फ एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ज्यादा फेमस है, या फिर एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर भी निवेशकों को इसे देखना और समझना चाहिए? नहीं स्वाति, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बताया कि जहां तक ईएलएसएस का सवाल है, ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें 3 साल का लॉक इन है। पोटेंशियली अगर हम बात करें बाकी जितनी भी ऑप्शन है उससे कंपेयर करूं तो इसमें रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है। और अगर इसको आप किसी लॉन्ग टर्म गोल, चाहे वो आपका रिटायरमेंट का गोल हो या बच्चे की एजुकेशन हो, वहां पे भी इस गोल का अगर आप अलाइन करें तो ये अच्छा खासा रोल आपके उस पोर्टफोलियो में प्ले कर सकता है। हाँ, ये बात सही है, जैसे मैंने कहा कि इस साल आप शुरुआत करें। अब ये साल में 3 महीने बचे हैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब अगर आप चाहें तो उसको फेज आउट कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आप कम से कम शुरुआत कीजिए, इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। अगले साल से, शुरुआत से, अप्रैल से अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा इसमें इन्वेस्ट करें तो देखिए सबसे बड़ा रिस्क जो होता है इक्विटी के अंदर वो होता है वॉलेटिलिटी का। फॉर्चुनेटली उसमें एक स्ट्रेटेजी है, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, अपने टाइम होराइजन को कमिट करके रखें, तो उसकी जो वॉलेटिलिटी है उसका असर ना कि कम होता है बल्कि इसका फायदा भी आपको होता है एवरेजिंग के द्वारा। तो मैं ये चाहूंगा कि हर टैक्स पेयर जो है
अगर आप इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में बनाना चाहते हैं तो ईएलएसएस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, वो ये डिपेंड करेगा कितना आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप ईपीएफ में कितना पैसा जाता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना, उन चीजों का ध्यान रखने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है आपको एटीसी के अंदर, तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल हेमंत जी, एक और बात जो इसमें निकल कर सामने आती है वो ये भी है, क्योंकि एटीसी का जो अपना एक अम्ब्रेला है वो 1.5 लाख का ही है। अब 1.5 लाख तक आपको पीपीएफ में भी निवेश करना है या फिर ईएलएसएस जैसे एक इक्विटी बेस्ड स्कीम में भी निवेश करना है। तो अगर 1.5 लाख से ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट लेना है तो आपको लगता है कि एनपीएस भी एक ऑप्शन हो सकता है विद टैक्स बेनिफिट्स? जी बिल्कुल हो सकता है, वहां पे आपको 50,000 का एडिशनल आपको टैक्स इंसेंटिव मिलता है। देखिए एनपीएस में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कुछ एक्सपोजर डेफिनेटली इक्विटी में ले सकते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन एनपीएस के साथ अभी भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे मैंडेटरी आपको जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कुछ पैसा जो है आपको मैंडेटरी लॉक इन करना पड़ता है। ओके, तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी निकल जाती है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करूं तो आपको एडिशनल अगर बेनिफिट चाहिए तो आप एनपीएस में आप डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन जो एन्युटी का जो इशू है, तो मेरे को 40% पैसा रखना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि एक तो वहां पे रिटर्न कम मिलता है, दूसरा फिर वो टैक्सेबल है, तो वो थोड़ा सा इशू है। बट अदरवाइज अगर प्योरली फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एनपीएस में डेफिनेटली इन्वेस्ट करने से थोड़ा टैक्स आपका ज्यादा बच सकता है। ओके, तो ये तो टैक्स बचाने के साथ साथ मुनाफा भी आप कैसे कमा सकते हैं, उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और स्कीम्स की हम बात करें, क्योंकि ईएलएसएस पर हमने काफी डिटेल में चर्चा की है। तो कुछ फंड्स ऐसे हैं जो आप रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को, जो उनके लिए इस साल में अगर उसमें निवेश करने की सोचे वो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं उनके पोर्टफोलियो के लिए? जी बिल्कुल, ईएलएसएस एज ए कैटेगरी काफी पुरानी कैटेगरी है, उसमें कई सारे ऐसे फंड हैं जिनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो उसमें 3 फंड मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ईएलएसएस को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी हो गया, मिराई टैक्स सेवर है, आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज। ये 3 फंड हैं, जैसा मैंने कहा इनका लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। इनमें से कोई भी एक फंड लेके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो टैक्स एफिशिएंसी के साथ साथ किन और बातों का ख्याल रखने की जरूरत है हेमंत जी? क्योंकि टैक्स ऑफ कोर्स बचाना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है किसी के निवेश में, लेकिन उसके अलावा जो हमने 2020 में भी समझा कि किसी का गोल लक्ष्य जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने निवेश को पूरा करने के लिए, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे गोल से लोगों को हटना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें 2021 में अपने निवेश में शामिल करने की जरूरत है, तो वो क्या होंगे? देखिए स्वाति, मेरा ये मानना है कि कभी भी जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हो तो आपको थोड़ा प्लानिंग करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है कि प्लान है, कैसे किस तरह से प्लान बनेंगे। देखिए ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डिटेल जरूर है, लेकिन ये आसान है, इतना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे हम कोई भी चीज करते हैं लाइफ में उसको प्लान करते हैं, चाहे हमारा करियर हो चाहे हमारी एजुकेशन हो, वैसे ही इन्वेस्टमेंट को भी आपको प्लान करना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से गोल्स हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट से आप पूरा करना चाहते हो। एक एक गोल के लिए कितना आपके पास समय है वो डिसाइड करता है कि आपकी एसेट एलोकेशन कैसी हो, यानी कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना पैसा डेट में जाए। जाहिर सी बात है, इक्विटी लॉन्ग टर्म है तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो पैसा इक्विटी में जाए, और शॉर्ट टर्म में जो है क्योंकि कैपिटल सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो वहां पैसा डेट में जाए। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है जब आप एक इन्वेस्टमेंट का पूल बनाते हो। पूल का मतलब यह है कि अगर इक्विटी अच्छी है तो इक्विटी में डाल दिया, डेट मार्केट अच्छा करा तो डेट में डाल दिया, गोल्ड अच्छा करा तो गोल्ड में डाल दिया। अब प्रॉब्लम उसमें क्या होती है कि कुछ गोल्स आपके 2 साल के बाद है, कुछ गोल्स आपके 20 साल के बाद है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी इन्वेस्टमेंट किसके लिए है। तो मेरा ये मानना है कि 2020 में जैसा हमने पहले भी बात की, एक लेसन हमने सीखा कि अगर आपने अपनी एसेट एलोकेशन को मेंटेन किया तो जो वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली उसने आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन अगर आप उसमें क्लैरिटी नहीं थी आपके पास तो उसने आपको बहुत परेशान किया। तो मैं ये चाहूंगा कि जिन निवेशकों ने ये ऐसा नहीं किया वो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए अगर आप चाहते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अनइंटरप्टेड चले तो फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाइए, ताकि अगर फिर से कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना
इस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको आप फेस कर सके। तो देखिए, करना तो शुरुआत में चाहिए, अगर आपने शुरुआत में नहीं किया तो अभी भी बहुत अच्छा समय सही है। जब भी आपको रियलाइज हो कि ये सही प्रोसेस है, उसको आप फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि जो भी चैलेंजेस एज एन इन्वेस्टर आपको फेस करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से तब तक, जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे, जो भी चैलेंजेस हैं वो आप बहुत अच्छे से इसको टैकल कर पाए। वाकई, और ये भी हकीकत है कि पैंडेमिक से पूरी तरह अभी हम निकले नहीं हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बाजार की इन कंडीशंस में आपको कैसे तरीके के सेगमेंट्स में निवेश करना चाहिए, कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे हेमंत जी से छोटे से ब्रेक के बाद। मनी गुरु में आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, अब म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी में हम ये समझ सकते हैं कि साल 2021 में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है बाजार की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए? देखिए स्वाति, मेरा ये मानना है कि स्पेशली अगर हम इक्विटी की बात करें तो दो कैटेगरी है जहां पे निवेशकों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे लगता है कि पोटेंशियली उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। पहली कैटेगरी है बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप फंड, और उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। हमने पहले कुछ 2-3 साल में देखा कि मार्केट थोड़ा नैरो था, सिर्फ कुछ स्टॉक थे जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, और लार्ज कैप की परफॉर्मेंस जो हमने देखा उसकी परफॉर्मेंस जो अच्छी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जैसे जैसे ब्रॉड बेस हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी जो है सुधर रही है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट जो है वो लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्रेसिवली जाके इन दो सेगमेंट में इन्वेस्ट करें। आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा होना चाहिए। अब दुविधा ये होती है कि कितना हिस्सा हो और उसको मैं समय समय पे रीबैलेंस कैसे करूं। तो देखिए, 3 ऑप्शंस है आपके पास। एक होते हैं मल्टी कैप फंड। अब प्रॉब्लम मल्टी कैप फंड में ये है कि जो नई जो अभी डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में 25% इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो हो सकता है एज एन इन्वेस्टर आप 25% एक्सपोजर स्मॉल कैप में कंफर्टेबल ना हो। फिर है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में हमने देखा है कि ज्यादातर फ्लेक्सी जो फंड्स हैं उनमें बायस है लार्ज कैप में। तो एक लार्ज एंड मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पे कम से कम 35% लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है। और कुछ कुछ ऐसे फंड भी हैं जहां पे थोड़ा पैसा जो है स्मॉल कैप में। तो मुझे लगता है रीबैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो फंड कैटेगरी है मुझे लगता है हर इन्वेस्टर्स को इस समय पे देखना चाहिए, स्पेशली वो जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक तो ये, दूसरा एक कैटेगरी है फोकस फंड्स। देखिए, हमारे पास जो नॉर्मली जो फंड होते हैं वो एक ब्रॉड बेस या मैं कहूंगा वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। हमने ये देखा कि कोविड की वजह से, इनफैक्ट थोड़ा सा पहले से ही शुरुआत हुई, लेकिन कोविड के बाद हमने देखा है कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो लीडर्स हैं, कंपनी जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें उनको बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको मार्केट शेयर में काफी बढ़ोतरी मिल रही है। तो उसका फायदा तभी होगा जब आप उन कंपनीज में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो फोकस फंड है इसके अंदर स्टॉक 25 के करीब स्टॉक रहते हैं, लेकिन सेक्टर लेवल पे ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। जैसे मैंने कहा, ये इंडस्ट्री लीडर्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो और ये जो फोकस फंड है, स्पेशली ये नॉर्मली जो है मल्टी कैप फंड है, ये आपके ब्रॉड बेस्ड जो फंड है उसको काफी अच्छे तरीके से सप्लीमेंट करेंगे। तो ये 2 कैटेगरी है। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसको देखें, अगर वो इनके पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसको शामिल करें। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आपने बोला कि एक अच्छी कैटेगरी है पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक, और फोकस कैटेगरी पर आपने स्ट्रेस किया कि ये पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना चाहिए। कौन से ऐसे फंड्स हो सकते हैं, आप अगर कुछ नाम बताएं? जी बिल्कुल, अगर हम शुरुआत करते हैं लार्ज और मिड कैप से, तो पहला फंड होगा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा फंड होगा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, और तीसरा होगा एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। इन तीनों फंड में जो एक्सेस का जो फंड है उसमें तकरीबन 30% पैसा जो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी होता है। तो लार्ज कैप, मिड कैप डोमेस्टिक मार्केट्स, और इंटरनेशनल स्टॉक्स जो है, स्पेशली यूएस जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी इस फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन तीनों फंड को से 1 या 2 फंड डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर आप देख सकते हो। और जहां तक फोकस फंड का सवाल है, वहां पे मैं चाहूंगा एक्सिस फोकस 25 और मेरा ही एसेट फोकस फंड और कोटक फोकस फंड, ये 3 फंड है। तीनों का पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत अच्छा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिस तरह का पोर्टफोलियो है, जिस तरह की मार्केट है, तो मुझे लगता है ये दोनों कैटेगरी जो फंड मैंने जो रिकमेंड किया है, वो ऑफकोर्स आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, बट पोटेंशियली मुझे लगता है ये तीनों जो फंड्स है दोनों कैटेगरी के, इनमें काफी अच्छा पोटेंशियल है आगे जाके।
जी हेमंत जी, बाजार में हर तरह के निवेशक होते हैं। कई अग्रेसिव होते हैं, कई मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, कई काफी कंजर्वेटिव होते हैं, कई दूर से समझते हैं मार्केट की चाल, चाहते नहीं है कि बाजार के रिस्क में पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिर भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। क्या ऐसे निवेशकों के लिए भी, जो कि मानिए 3 से 4 साल का नजरिया रखते हो और चाहते हो कि हाँ उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए, उनके लिए कोई जगह है म्यूचुअल फंड में, कोई कैटेगरी उनके लिए? स्वाति, बिल्कुल है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ये है कि आपका कैसा भी टाइम होराइजन हो, कैसा भी आपका रिस्क प्रोफाइल हो, कितना भी आपका टाइम होराइजन हो, हर तरह के गोल, हर तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए म्यूचुअल फंड्स के पास ऑप्शन है। ये जो 3 कैटेगरी की आपने बात की, उनके लिए एक कैटेगरी जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगी वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब यह है कि जो पैसा जो है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में, इक्विटी और डेट के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। ये कैसे होता है? देखिए, ये नॉर्मली ये फंड 3 ऑप्शन में पैसा डालते हैं, आर्बिट्राज, इक्विटी और डेट। और इसमें जो फंड्स हैं जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है या जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जब मार्केट का लेवल ऊपर जाता है तो वहां पे इक्विटी का जो एलोकेशन है वो कम होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो फिर वहां पे इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। और ये चाहे आपका 3-4 साल का समय हो, टाइम होराइजन हो, या आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि बहुत ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी तरह की जो 3 कैटेगरी की आपने बात की, तीनों के लिए ये जो कैटेगरी है ये काफी सुटेबल है। और सबसे अच्छी बात क्या, स्पेशली बैलेंस एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, कि इक्विटी और आर्बिट्राज का जो टोटल है वो 65% होता है, यानी जो टैक्स बेनिफिट्स इक्विटी फंड में मिलते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उतना रिस्क नहीं लेते हो जो इक्विटी फंड में आपको लेना। तो मुझे लगता है ये कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी से कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगे हेमंत जी? देखिए, आईडीएफसी का एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, वे काफी अच्छी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड है और कोटक म्यूचुअल फंड का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये तीनों फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छी है और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट होता है, जो जैसा मैंने कहा, ये जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर की आपने बात की, इनके लिए काफी सुटेबल है। ओके हेमंत जी, शो के अंत में हम आ चुके हैं। कई ऐसे निवेशक हैं जो इस वक्त हमें फेसबुक पर लाइव भी देख रहे हैं। वो उनमें से कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि किसी के पोर्टफोलियो में टैक्स सेवर फंड्स कितने होने चाहिए, क्योंकि कई हमने ऐसे पोर्टफोलियोज देखे भी हैं जो हमारे पास आते हैं, टैक्स सेवर फंड्स की भरमार होती है। उनको लगता है कि ज्यादा टैक्स सेवर फंड्स शामिल करने से शायद टैक्स एफिशिएंसी उनके पोर्टफोलियो की बन जाएगी। तो करेक्ट नंबर क्या हो? देखिए, करेक्ट नंबर बोलना स्वाति बहुत मुश्किल है, बट जैसे आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात की, वो तो काफी सारे पोर्टफोलियो में हमको देखने को मिलता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप देखें, बहुत सारे ईएलएसएस फंड है, हमने 3 फंड की जैसे बात की, अगर आप चाहें एज एन इन्वेस्टर तो 2 फंड ले सकते हैं। मे बी आपको लगता है कि अगर, क्योंकि ये जो पैसा हम टैक्स सेविंग में डाल रहे हैं, अगर एक फंड ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, या अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि महीने में जो वॉलेटिलिटी है उसको 2 डिफरेंट डेट्स पे आप डाल के करें, एटलीस्ट 2 फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, बहुत ज्यादा फंड का कभी भी फायदा नहीं। जी, तो मतलब अपने पोर्टफोलियो में फंड्स की भरमार नहीं करनी है, क्वालिटी फंड्स में आप निवेश कीजिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए और 2021 में निवेश का जो मंत्र क्या होना चाहिए, किस फॉर्मूले से आपको निवेश में आगे बढ़ना चाहिए, वो समझाने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।